नमस्कार, मैं लांजो तिवारी। आप देख रहे हैं स्टूडेंट कनेक्ट और आज हमारे साथ स्टूडेंट कनेक्ट के कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल जी हैं। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम। नमस्कार, थैंक यू सर। अगर आज हम बात कर रहे हैं छात्रों के और युवाओं के मुद्दों को लेकर, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि चर्चा होनी चाहिए फीस को लेकर। जो लगातार केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फीस की बढ़ोतरी हो रही है, फिर वो IIT हो, BHU हो, AMU हो या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लगातार वहाँ पर फीस वृद्धि हो रही है। तो क्या शिक्षा इतनी महंगी करने से हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है? देखिए, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के दिनों में जो भाजपा की सरकार चल रही है, उन्होंने छात्रों के ऊपर एक इतना बोझ डाल के रखा हुआ है। हमारे संविधान में भी शिक्षा का एक अधिकार है कि शिक्षा मिलनी चाहिए और अफोर्डेबल एजुकेशन होना चाहिए। आज के दिनों में जो हालात देश के बना के रखे हुए हैं, अपने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों के लिए तो धन भंडार खुले रहते हैं, पर छात्रों को जो फीस है उसमें बढ़ोतरी इतनी हो रही है कि वो, अगर आज में कोई कहे कि कांग्रेस वाले विरोधी दल में इसलिए ऐसी बात करते हैं, तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं खुद गुजरात में एजुकेशन मिनिस्टर रहा हूँ। आप चले जाइए एक कैमरा लेके, या कोई भी आजकल तो हर वो जिनके पास मोबाइल है वो एक सोशल मीडिया के ज़रिए एक रिपोर्टर है, वो जाए और पूछे, किसी बीजेपी के रिश्तेदार डॉक्टर है, इंजीनियर हैं, उनको जाके पूछेंगे कि आप इंजीनियर बने या आप डॉक्टर बने या आप ग्रेजुएट हुए, आपकी फ़ीस क्या थी? मैं खुद जब साइंस कॉलेज में पढ़ता था, कांग्रेस की सरकार थी, मेरी 6 महीने की टर्म की फ़ी थी 215 रुपये, और उसमें सारा लेबोरेटरी का ये वो साइंस कॉलेज का सारा खर्चा आ गया। आज क्या हालत है? तो ये शिक्षा के इस तरह से कर देना चाहिए कि, क्योंकि आने वाले देश का भविष्य अगर कोई है तो आज का विद्यार्थी है। चाणक्य जी ने सही कहा था कि अगर किसी राज्य को बलवान होना है तो पहले अपने युवाओं को शिक्षित करना होगा, और वो जब शिक्षित होंगे तभी राष्ट्र जो है वो बलवान होगा। आज बीजेपी के शासन में जो हालत हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा सफरर कोई है तो हमारा युवा धन है, हमारे विद्यार्थी हैं। आपने कहा कि जो हमारे देश का भविष्य है वो युवा है। युवा और हमारा, या फिर यूं कहें कि जो हमारा देश का भविष्य है वो तो आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि छात्रवृत्ति जो उनको फेलोशिप मिलती है वो देर से मिलती है, या फिर वो बजट को लगातार घटाया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? या ये जो फेलोशिप है ये सिर्फ रेवड़ी बन के रह गई है, या फिर इसको जो है सिर्फ एक जो है मॉनिटरी हेल्प समझा जा रहा है? देखिए, ये ज़रूरी है कि युवाओं के लिए जितनी भी मदद सरकार करे, मैं मानता हूँ उतनी कम है। इसे आम नागरिकों को देने वाली मदद को रेवड़ी कह के जो रायता फैलाया है, खास करके इस देश के प्रधानमंत्री और भाजपा ने, ये मैं मानता हूँ इस देश के नागरिकों का अपमान है। मैं धन्यवाद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कुछ बेसिक नीड होती है, और ये मैं मानता हूँ अहम ज़रूरत है कि हमारे विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप्स मिले, हमारे विद्यार्थियों को स्पेशल सुविधाएं मिले, हमारे विद्यार्थी को कहीं पर भी फीस को लेके कहीं हाथ न फैलाना पड़े, या उस गरीब परिवार में टैलेंटेड बच्चा है पर उसको पढ़ने के लिए उसे लोन लेना पड़े या पढ़ा न पाए। इस तरह की जो फीस की बढ़ोतरी है वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, और इसको रेवड़ी कह के प्रधानमंत्री जी और भाजपा, मैं मानता हूँ इस देश के युवा धन का इंसल्ट कर रहे हैं। इंसल्ट से एक मुझे वाक़या याद आ रहा है कि सर, पिछले अगर इसी महीने की बात करें तो एनटीए एक संस्था बनाई गई जो परीक्षा करवा रही है, और वो परीक्षा इस तरह से करवा रही है कि अभी इस महीने में 2 बार जो है परीक्षा CUET का कैंसिल करवाना पड़ा, करीब 40 से 50 सेंटर्स तक। मतलब उसमें
3 लाख 2.5 से 3 लाख विद्यार्थियों को जब वो गेट पर पहुंचे परीक्षा देने तब पता चलता है कि भैया परीक्षा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ग्लिच आ चुका है। मतलब इतना बड़ा परीक्षा जहां पर लाखों बच्चे अपना भविष्य तय करने वाले हैं, लाखों बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, उस परीक्षा के लिए सिर्फ ग्लिच बताकर 2-3 बार कैंसिल करवा दिया जा रहा है। ये किस तरह का सिस्टम देखने को मिल रहा है? ये बड़े दुख की बात है। अगर किसी भी युवा साथी को, चाहे वो किसी भी कॉलेज की एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए वो तैयारी करता है और उसके सामने गोल होता है कि फ़ला तारीख को मुझे एग्ज़ाम देना है, उसका प्रिपरेशन उस डेट को लेके करता है। अब वो सारी तैयारियां करने के बाद अगर ये ग्लिच के नाम पे या ये एडमिनिस्ट्रेशन की कमज़ोरियों के चलते अगर वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है, तो उस युवा के दिमाग पे क्या गुजरती है कि मैं आज तैयार था, आज ही मुझे एग्ज़ाम देना था और मेरी एग्ज़ाम टल गई, अब कब लेंगे वो पता नहीं है। तो मैं मानता हूँ ये युवा धन के साथ एक खिलवाड़ है। उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी बहुत बुरा होता है और इकोनॉमिक भी, क्योंकि सब लोग पैसे वाले नहीं हैं एग्ज़ाम देने के लिए। जैसे आपने जिक्र किया, अगर मैं एग्ज़ाम देने सेंटर पर पहुँच गया और फिर एग्ज़ाम कैंसिल होती है तो कहीं दूर से जो आता है उसके खर्चे का क्या? सरकार को ऐसी कोई भी नौबत आती है तो जिम्मेवारी लेनी चाहिए। एक तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर होता है तो उनको मुआवजा देना चाहिए कि हमारी गलती की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन रहा है, तो इसकी वजह से आपको हम ये मुआवजा दे रहे हैं। हम मुआवजा की बात करते हैं तो देखिए, जितनी भी आप अगर बातें करेंगे तो हमारा दुर्भाग्य इतना है हमारे देश का, हमारे युवाओं का, कि जितनी भी आप बातें करेंगे उतने से कुछ न कुछ एक किस्सा कहानी निकल आती है। अब अगला किस्सा निकलता है कि मुआवजा की अगर बात कर रहे हैं सर, तो रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती निकली 2017 में और 60,000 पद थे। 11 लाख लोगों ने जो है ग्रुप डी के लिए MBA PhD के लोगों ने जो है फॉर्म भरे, 11 लाख 60,000 के उस पे, उसमें भी पेपर आउट हो गया और परीक्षा नहीं हो पाया। 11 लाख लोगों ने फॉर्म भरे थे, उनके पैसे वापस करना तो छोड़िए, उनको आज तक नौकरी नहीं मिल पाई है। ऐसे तमाम अगर देखें SSC GD के बच्चे हैं और HSC के बच्चे हैं, बिहार सिपाही भर्ती घोटाला है, मैं ऐसे कई घोटाले आपको गिना दूंगा कि सिर्फ एग्ज़ाम, पहले क्या होता था कि वैकेंसी निकलती थी, एग्ज़ाम होता था, मेडिकल होता था, रिटन होता था और ज्वाइनिंग होती थी। अब चीज़ों को बढ़ा दिया गया है। मेडिकल और रिटन, अगर पेपर आउट नहीं हुआ तो रिटर्न होगा, लेकिन अगर मान लीजिए पेपर आउट नहीं हुआ, रिटर्न हो गया और उसके बाद धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है अपनी ज्वाइनिंग के लिए बच्चों को। ये दुर्भाग्य हमारे देश का है कि जो जवान जो है सरहद पर तैनाती के लिए अपने देश की सेवा के लिए अपना वो लगाना चाहते हैं, उनको नागपुर से दिल्ली पैदल आना पड़ रहा है सर। देखिए, बड़े दुख की बात है कि जब कोई भी अपनी तैयारी करता है, मेहनत करता है, तो उसे ये उम्मीद रहती है कि एक ट्रांसपेरेंसी होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी और मुझे नौकरी मिलेगी, मेरी मेहनत के आधार पर मिलेगी। पर ये बीजेपी है, भय मुक्त भ्रष्टाचार करती है। और मैं आपको गुजरात का एग्जाम्पल देता हूँ कि वहाँ पे जो गांव पंचायत के अंदर, विलेज पंचायत के अंदर जो सेक्रेटरी रहता है, गुजरात में उसे तलाटी कम मंत्री कहते हैं, कहीं पे वीडियो कहते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर भी कहते हैं, उनकी एग्ज़ाम थी और पूरा एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ कि लाखों रुपया लेके जिन्होंने पैसे दिए वो सिलेक्ट हो गए और वो सौदेबाजी हुई। और जब उसके रूट में गए तो जो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर, वहाँ तक ये जांच जा सकती थी और उसी ऑफिस का पर्सनल सेक्रेटरी लाखों रुपये इकट्ठे करने में मिला हुआ था। वो कहते हैं कि जब चौकीदार खुद ही चोर बन जाता है, अब सरकार में बैठा कैबिनेट मिनिस्टर ही लाखों रुपये बटोर के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है, तो युवा की हालत क्या होगी। और वो सामने आया, लाखों रुपया खाए हुए थे, पर जो जांच सही तरीके से होनी चाहिए, छोटे मोटे लोगों को ज़रूर FIR में नाम डाल दिए, पर असली जो जिम्मेवार बड़े मगरमच्छ थे उनका कुछ नहीं हुआ। एक एग्ज़ाम नहीं,
गुजरात में बार बार ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पेपर लीक होते हैं, पेपर फूट जाते हैं और पैसों से सौदा होता है। और करने वाला कौन होता है? शासक पार्टी से जुड़े हुए लोग। कहीं ना कहीं उसी तक उनका रूट जाता है। आपने सही जिक्र किया, एसएससी जीडी के जो हमारे, आपने सवाल भी उठाया था संसद में, कल उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि आपने सवाल उठाया। बिल्कुल मैंने सवाल उठाया था और जायज़ बात है उनकी कि भाई हमने मेहनत की, हम सिलेक्ट हो गए, हमारा मेडिकल तक हो गया, तो सामने जगह खाली है। मैं समझ सकता हूँ कि अगर भर्तियां आप जितनी करना चाहते थे, पद खाली नहीं है तो आप नहीं लगा सकते। यहाँ तो बहुत सारी जगह खाली है और एसएससी जीडी में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके जो जायज़ जो इसकी पद के लिए लायक है उन लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। उसी तरह से यूपीएससी में कुछ बच्चे कहते हैं कि हमने तैयारी की थी, आपकी कमेटी ने कहा है कि इसको एक्स्ट्रा एक चांस के लिए उसकी एज में रिलैक्सेशन दो, नहीं किया जा रहा है। तो ये सरकार जो है ना अहंकार से चल रही है। और मैं तो सरकार को भी कहूँगा कि जिस दिन युवाओं का आक्रोश फटेगा आप वहाँ बैठ नहीं पाओगे। और ये सरकार की जिम्मेवारी है कि बात करनी चाहिए, बात तक नहीं करते हैं। तो अहंकार तो जिसकी सोने की नगरी थी उसका भी नहीं टिका था। तो ये भाजपा वाले अहंकार में जीते हैं, वो अहंकार नहीं टिक सकता। सर, हमारे देश में जो है बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों से जो है इसको दबा दिया गया है। मतलब उसके बाद देखिए कोरोना आया तो कोरोना का हमको लेटेस्ट अपडेट मिलता है हर घंटे में कि कितने कोरोना के केसेस हुए। और मुझे लगता है कि बेरोज़गारी कोरोना से ज़्यादा बड़ी बीमारी है और हर घर में फैली हुई है अभी भी। लेकिन इसकी चर्चा तो छोड़िए, डेटा तक सरकार की तरफ से आना बंद हो गया है। बहुत हा हल्ला हुआ तो एक योजना आई, योजना का नाम था अग्निपथ। अग्निपथ में कहा गया कि 4 साल के लिए हम नौकरी पे भेजेंगे सेना में, जो है 15-20 हज़ार से लेकर 30 हज़ार नौकरी दी जाएगी और जब रिटायर होंगे तो 12-13 लाख रुपए मिलेगा। तो 24 साल का युवा जब रिटायर होगा तो क्या करेगा? नौकरियां नहीं मिल रही। अच्छा, मोदी जी को इस देश की जनता ने वोट दिया, तब उनकी कुछ बातों पे दिया, बड़ी उम्मीद के साथ दिया कि ये जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। क्या कहा था उन्होंने? मित्रों 2 करोड़ नौकरियां हर साल दे दूंगा। हुआ क्या? नई नौकरियां तो नहीं मिली, जिनकी थी उनकी भी छीनी गई और ठेके की नौकरियों में डाला जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है जहाँ पे शोषण होगा युवाओं का। अभी पार्लियामेंट के अंदर एक जो आंकड़ा आया कि इनके कार्यकाल में 26 करोड़ लोगों ने नौकरियां मांगी और सिर्फ 20-22 लाख लोगों को ही, माने इतने लंबे कार्यकाल में अगर 26 करोड़ नौकरियां मांगता है और आप सिर्फ कुछ लाख देते हो और जो नौकरियां बंद होती है वो करोड़ों में हो रही है, तो ये युवाओं के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आपकी बात सही है। इस देश का नवयुवा चाहता है कि मैं फ़ौज में जाऊं, इस देश की सेवा करूं और ज़रूरत पड़ने पे मेरी भारत माँ के लिए मेरी जान तक दे दूं। ये आज मेरा देश का युवा चाहता है। काफ़ी लंबे अरसे से, क्योंकि कोरोना में वो भर्तियां नहीं हुई थी, तो इस देश का युवा फ़ौज में भर्ती होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। सड़कों पे दौड़ रहे थे, पुशअप्स कर रहे थे, सिटअप्स कर रहे थे, कह के हम फिट रहेंगे, फ़ौज में हमें जाना है। और फ़ौज में जिसको भर्ती मिलती है वो एक लंबे अरसे की नौकरी होती है। वहाँ उनके साथ एक लगाव भी जुड़ता है और जब वो रिटायर्ड होता है तो उसे एक पेंशन, लाइफ टाइम पेंशन मिलती है। उसके साथ साथ उसकी मेडिकल की पूरी जिम्मेवारी मिलती है। फ़ौज में काम करते हुए उसकी रैंक भी बढ़ती है। पर ये सारी चीज़ें ख़त्म करके 6 महीने की ट्रेनिंग और 3.5 साल का ठेका, ये सिर्फ युवाओं के भविष्य नहीं, इस देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आपने सही कहा कि अगर ठेके की नौकरी पे कोई सेना में जाएगा
लंबे अरसे की नौकरी नहीं है, ठेके की नौकरी है और उसके बाद पेंशन नहीं है, सिर्फ टेंशन है, तो वो क्या करेगा? वो सिर्फ 3.5 साल की ठेके की नौकरी किया हुआ है, निकलेगा। उसमें से अगर कोई ना कोई उसको गुमराह करेगा तो वो युवा वो है जिसने हमारे देश की आर्मी की सारी खुफिया इंफॉर्मेशन उनके पास है, हमारी स्ट्रेंथ और हमारी फौज की वीकनेस दोनों उनके पास है। और इस हालत में ये करने से देश की सुरक्षा के सामने बहुत बड़ा खतरा होगा। आपने महात्मा गांधी जी की बात की, उसके साथ में आपको अभी की बात जोड़ के कहता हूँ। कोई याद होगा अभी जापान में शिंजो आबे के खिलाफ को ऊपर फायरिंग हुई। वो फायरिंग करने वाला कौन था? अग्निपथ की तरह ही ठेके की नौकरी सेना में करके आने वाला, सेना से ट्रेन हुआ युवा साथी था। अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है और वहाँ के एक बड़े अफसर ने एक इंटरनेशनल मीडिया में कहा कि हमारी फौज में जो लंबे अरसे से नौकरी करते थे, माने फुल टाइम आर्मी में थे, उनका परफॉर्मेंस शॉर्ट टर्म नौकरी वालों से बहुत अच्छा था। तो आप ये सिर्फ 3.5 साल की ठेके की नौकरी दे के इस देश के युवा को तो आप बर्बाद कर ही रहे हो, क्योंकि अग्निपथ में ना पेंशन है ना प्रमोशन है, सिर्फ टेंशन है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने बहुत मांग की, देश का युवा भी लड़ा, पर बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज जो शासक बैठे हैं वो सही बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इस देश को एक बड़ी मुश्किल की ओर धकेल रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल जी, जिन्होंने बताया कि जो अग्निपथ योजना है उसमें ना पेंशन है ना प्रमोशन है, सिर्फ टेंशन है। और ये लगातार सड़क से लेकर संसद तक युवाओं की बात उठाते आए, एसएससी जीडी के युवाओं का लगातार बात उठा रहे हैं। ऐसे ही और जनप्रतिनिधियों को हम लाते रहेंगे इस स्टूडेंट कनेक्ट प्रोग्राम में। बने रहिए हमारे साथ, हम उठाते रहेंगे युवाओं की आवाज़।